आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज़ में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मनोज, एक आम सा आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल मेहनत करते हुए गुजारे। जब मुझे सुकून और आराम की ज़िंदगी जीनी चाहिए थी, तब मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान आया। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटे नवीन, सुमित और पंकज, और एक बेटी नैना। मैंने उनकी परवरिश और खुशियों के लिए सब कुछ खर्च किया, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी परवरिश और मोहब्बत का हक वे लोग अदा नहीं कर सके। मेरी सबसे बड़ी मुश्किल उस वक्त शुरू हुई जब मेरी पत्नी निर्मला का देहांत हुआ। निर्मला मेरे लिए हर कदम पर सहारा थी। वो मेरी दुनिया उजड़ गई। निर्मला के जाने के बाद मेरे बेटे नवीन के साथ एक हादसा हुआ और वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। उसकी पत्नी विधवा हुई। उसके 2 छोटे बच्चे थे, राहुल और अदिति, जिनकी परवरिश की जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर आ पड़ी। मैंने सुमित्रा और उसके बच्चों का ध्यान रखना शुरू किया। मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ हमदर्दी थी, क्योंकि वो दुनिया की मुश्किलों से अकेले हिम्मत करके लड़ रही थी। बच्चों को वो सारी सुविधाएं और सहारा देना चाहता था जो वे खो चुके, मगर मेरी दूसरी बहुएं वंदना और पल्लवी को ये बिल्कुल पसंद नहीं। वे समझती थीं कि मैं अपने रिटायरमेंट के पैसे सुमित्रा और उसके बच्चों पर खर्च कर दूंगा और उनके पति सुमित और पंकज को कुछ नहीं मिलेगा। उनकी नज़रें हर वक्त सुमित्रा पर जमी रहती, उसके लिए मुश्किलें पैदा करने की कोशिश करती। सुमित्रा, जो कि पहले ही अपने दुखों में डूबी थी, उनकी बातों और व्यवहार से और ज़्यादा दुखी होती। सुमित्रा मेरी पत्नी की मौत के बाद से मेरा खास ख्याल रखने लगी। वो मेरे खाने पीने से लेकर दवाइयों तक हर चीज़ का ख्याल रखती। उसकी देखभाल में एक बेटी जैसा एहसास था और धीरे धीरे मेरे दिल में खास जगह बनाई। उसके लिए कपड़े खरीदते जिससे वो बहुत खुश हो जाते, मगर घर के बाकी लोगों को मेरा ये करना पसंद नहीं। मेरी दूसरी बहुएं अक्सर ये जिक्र करती कि मैं अपनी सारी जमा पूंजी सुमित्रा और उसके बच्चों पर क्यों खर्च कर रहा हूँ। क्या उन लोगों के लिए उसमें कुछ नहीं बचेगा? मैंने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी बातों ने मेरे बेटों को भी मेरे खिलाफ भड़काया। सुमित और पंकज मुझसे दूर हो गए। वो शक जो उनकी पत्नियों ने उनके दिमाग में डाला। एक रात जब मैं अपनी परेशानी की वजह से सोच विचार में बैठा था, अचानक दरवाज़ा खुला और सुमित्रा अंदर आई। इससे पहले मैं कुछ कहता, पिताजी, मैं जानती हूँ इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में कुछ हल्का महसूस हुआ, काफ़ी बोझ उतरा। वो रात मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेकर आई। सुमित्रा ने मुझे याद दिलाया कि अभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई और अभी तो बहुत कुछ बाकी है जिसके लिए हमें जीना है। सुमित्रा का मेरे घर में रहना मेरे बेटों के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ा मामला बनता गया। वे उसके हर काम में कमियां निकालते, उसके बच्चों को डांटते और अक्सर उसके खिलाफ बातें करते। एक दिन मैं घर के आंगन में बैठा था जब मैंने अपने बेटों को आपस में धीरे धीरे बातें करते सुना। वे लोग प्लान बना रहे थे, सुमित्रा को इस घर से निकाल दिया जाए। सुमित, जो हमेशा से जल्दी गुस्से में आता, हमें इस औरत को जल्द से जल्द यहाँ से निकालना होगा। पिताजी का सारा पैसा इस पर खर्च हो रहा है और बच्चे मज़े से हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो फिर हमारा हिस्सा तो कहीं का न रहेगा। पंकज ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सही कह रहे हो भैया, अगर ये औरत यहाँ रही तो पिताजी हमें कुछ नहीं देंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द इसे घर से निकालने का तरीका ढूंढना होगा। पंकज, जो कि सबसे बड़ा और अक्सर बहुत ही समझदार समझा जाता, हमें कोई ऐसा बहाना बनाना होगा जिससे सुमित्रा खुद घर छोड़ने के लिए मजबूर हो। ये सारी बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया।
मेरे अपने बेटे मेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे और उसकी वजह थी वो बेचारी विधवा लड़की जो खुद इतनी मुश्किल में थी। मैं जानता था कि अगर सुमित्रा को इस घर से निकाला जाए तो कोई और ठिकाना नहीं, क्योंकि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं। वो मेरे स्वर्गीय बेटे की एकमात्र निशानी थी। मैंने फैसला किया कि सुमित्रा के लिए हर मुमकिन कदम उठाऊंगा। अपने पास बुलाया और उनसे बात की। तुम लोग क्या सोचते हो, इस सब में तुम्हें क्या मिलेगा? पिताजी, आपको हमारी कोई फिक्र नहीं। आपका सारा ध्यान तो सुमित्रा और उसके बच्चों पर है। आखिर हमें भी अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारनी है। अगर सारी रकम सुमित्रा पर खर्च हो गई तो हमारे पास क्या बचेगा? मैंने सुमित की आंखों में देखा और कहा, तुम लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि सुमित्रा का इस दुनिया में कोई नहीं। अगर मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगा तो वो बेचारी कहाँ जाएगी? तुम लोग उसके और बच्चों के साथ जो कर रहे हो वो गलत है। पंकज ने तुरंत बीच में कहा, पिताजी, हमें इस बात का एहसास है कि सुमित्रा की हालत अच्छी नहीं, मगर आपको हमें भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हम आपके बेटे हैं और हमारा भी अधिकार है। मैंने पंकज की बात सुनी और गहरी सांस ली। तुम लोग मेरे बेटे हो और मैं तुम सबको बराबर प्यार करता हूँ, मगर सुमित्रा को मैं इस घर से जाने नहीं दूंगा। अगर तुम लोगों को मेरे फैसले से एतराज़ है तो फिर तुम लोग अपने लिए कोई और रास्ता चुनो, लेकिन सुमित्रा मेरे साथ घर में रहेगी। मेरे फैसले से घर तनाव से भरा। चेहरे पर सबके नाराज़गी थी। हर रोज़ घर में किसी न किसी बात को लेकर कलह झगड़ा होता। कभी खाने की मेज़ पर छोटी छोटी बातों पर तानाकशी चलती, तो कभी किसी बहाने से सुमित्रा को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती। सुमित्रा भी इस माहौल में अब हद से ज़्यादा मानसिक दबाव का शिकार हो रही थी। वो अपने बच्चों की तरफ देखती और मेरी तरफ, और उसकी आंखों में अनजाना ख्वाब दिखाई दिया। मगर मैंने उसके और उसके बच्चों के लिए खुद से वादा किया था। एक दिन जब घर का माहौल हद से ज़्यादा खराब हुआ, पंकज ने सुमित्रा से तीखे लहजे में कहा, यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। उसकी बात सुनकर सुमित्रा का चेहरा उदास हो गया, आंखों में आंसू आ गए। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका और पंकज को सख्ती से डांटा। ये क्या बकवास है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुमित्रा से इस तरह बात करने की? वो मेरी बहू है और इस घर का हिस्सा। वो यहाँ पर हमेशा रहेगी। पंकज मेरी बात से चुप हुआ, मगर उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। घर के हालात दिन ब दिन खराब होते गए, लेकिन मैंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, सुमित्रा और उसके बच्चों का साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। अब हर दिन सुमित्रा के लिए एक नई परीक्षा लेकर आता। मेरे बेटे और बहुओं की बातें और उनका व्यवहार सुमित्रा पर गहरा असर डालता। वो बहादुरी से सारे हालातों का सामना कर रही थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जा रही थी। एक दिन जब सुमित्रा ने नाश्ते के दौरान बहू की तीखी बातों का सामना किया तो वो अपने कमरे में गई। उसकी तबीयत पहले से ठीक नहीं। इन लगातार तानों की वजह से उसकी सेहत और बिगड़ गई। शाम तक उसकी हालत काफ़ी बिगड़ी। वो तेज़ बुखार और कमज़ोरी का शिकार हुई। मैंने तुरंत उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि सुमित्रा की हालत काफ़ी नाजुक है। उसे पूरी तरह से आराम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर की बात सुन मेरा दिल बहुत बुरी तरह से घबराया। मेरे पोता पोती के सिर से पहले ही पिता का साया उठ चुका था। अब उनकी माँ उनसे दूर होने नहीं जाना चाहता था। मैं दिन रात उसके साथ अस्पताल में रहा, उसकी दवा और खाने पीने का खास ख्याल रखा। मेरी प्रार्थना रंग लाई और कुछ दिनों में सुमित्रा की हालत ठीक हुई। जब मैं सुमित्रा को घर वापस ले गया तो वो कमज़ोर थी। उसकी हालत ऐसी थी कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। मैंने उसके कमरे में एक छोटा बिस्तर लगाया और उसके सिरहाने बैठकर उसकी देखभाल करने लगा। मैंने खुद खाना खिलाया, दवा दी और रात भर उसकी सेवा की।
सुमित्रा जो अपने दुखों के साथ साथ इस बीमारी से जूझ रही थी। मेरी सेवा और देखभाल ने उसे वो सहारा दिया जो मुश्किल वक्त में चाहिए था। कुछ दिनों में उसके चेहरे पर वही पुरानी रौनक वापस आई, लेकिन ये सब कुछ घर वालों को बर्दाश्त नहीं हो सका। वंदना, जो कि सुमित की पत्नी थी, हर पल मौके की तलाश में रहती। उसने अपने फ़ोन में मेरा और सुमित्रा के इन सभी पलों को कैमरे में उतारना शुरू किया। जब मैं देखभाल कर रहा था, वो चुपचाप वीडियो और तस्वीरें बनाई और बाद में उन्हें अपने पति के साथ साझा कर देती। मेरी दोनों बहुएं आपस में मिली थीं। वे हर मुमकिन कोशिश कर रही थीं कि किसी तरह सुमित्रा को इस घर से निकाल दें और घर की मालकिन बने। इसलिए वे झूठे सबूत इकट्ठा कर रही थीं ताकि उनके दम पर सुमित्रा को घर से निकालने में कामयाब हों। एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था। सुमित और पंकज मेरे सामने आए। पिताजी, अब हम आपकी ये हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सब कुछ हमारी सहनशीलता से बाहर होता जा रहा है। आपको तो अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं, पर अब तो हमारी इज्जत का भी ख्याल नहीं रखते। अगर आपकी ये हरकतें मोहल्ले वालों या बाकी के सामने आईं, तो हम लोगों का तो कहीं मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप सही रास्ते पर आएं और सुमित्रा को इस घर से बाहर निकालें। वो अभी जवान है, उसे तो शादी करने के लिए कोई तैयार हो सकता है। और बच्चों की बात, तो उनकी जिम्मेदारी आप बेशक उठा लीजिए, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं। आखिर वो आपके बेटे की औलादें हैं। लेकिन सुमित्रा को अब हम इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। भला तुम लोग कहना क्या चाहते हो? जो बात है साफ साफ बताओ, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वे लोग क्या कहना चाहते थे? इसके बाद पंकज ने अपना मोबाइल निकाला और मुझे वे तस्वीरें दिखाईं जो चोरी छुपे ली गई थीं। जब मैं सुमित्रा को दवाई पिला रहा था और उसका सर दबा रहा था, क्योंकि उस वक्त मेरी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि उसकी देवरानी जेठानी उसका ख्याल रखें, लेकिन इसके बजाय उन लोगों ने हमारी तस्वीरें खींची। उनकी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे अपने बेटे, जिन्हें मैंने अपनी मेहनत और कमाई से पाल पोस कर बड़ा किया, मेरे खिलाफ थे। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मैंने गुस्से से कहा। मेरी परवरिश, मेरे प्यार का ये सिला दिया। मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया? और अब तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो कि मेरे और सुमित्रा के बीच में कुछ गलत है। सुमित ने ताना मारते हुए कहा। पिताजी, हम बस दिखा रही हैं जो सच है। मैंने फैसला किया कि मैं उनके सामने हार नहीं मानूंगा। तुम लोग ये वीडियो जहां चाहे दिखाओ, मैं अपनी इज्जत और सच्चाई के लिए खड़ा रहूंगा। सुमित्रा इस घर का हिस्सा है और मैं उसके साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे इस सख्त जवाब पर सुमित और पंकज के चेहरे पर नाराज़गी और मायूसी नजर आई। वे समझ गए कि मैं उनके दबाव में नहीं आने वाला, लेकिन मैं जानता था मामला यहीं ख़त्म नहीं होगा। मुझे और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सुमित्रा, जो अब बेहतर हो रही थी, उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं कि मेरे बेटों ने क्या मंसूबा बनाया है। घर का माहौल अब और ज़्यादा तनावपूर्ण था, मगर मैंने ठाना कि एक सुमित्रा को किसी कीमत में घर से बाहर नहीं करूँगा, भले ही तनाव और टेंशन बना रहे। उसका पति, जो उसका एकमात्र सहारा था, हाथ से निकल चुका था। इस हादसे ने सुमित्रा की जिंदगी को उलट पलट कर रख दिया। अब वो अकेली और बेसहारा थी। अपने बच्चों के साथ एक ऐसे घर में थी जहां उसकी कदर करने वाला कोई नहीं। हादसे के बाद से सुमित्रा की देवरानियां और जेठानियां उसके साथ बुरा व्यवहार कर रही थीं। वे हमेशा ये जताती कि वो इस घर पर बोझ है और वो यहाँ से चली जाए तो सबके लिए बेहतर है। लेकिन सुमित्रा को ये समझ नहीं आती कि आखिर उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों। एक दिन जब घर में वापस आया तो सुमित्रा के कमरे से रोने की आवाज़ आई। उसके हाथ में अपने पति की एक तस्वीर थी और आंसुओं से भीगी थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ बेटी?
सुमित्रा ने करुण दृष्टि से मुझे देखा और कहा, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हादसा कोई हादसा नहीं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल कांप गया। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल उठ रहा है कि सबके पीछे कोई साजिश है। नवीन मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके आखिरी दिनों में वो बहुत परेशान रहते, जैसे कि वो किसी के दबाव में थे। मैंने सुमित्रा को तसल्ली दी, ये तुम्हारा वहम है। नवीन की मौत एक हादसा थी और उसमें किसी की साजिश नहीं हो सकती। लेकिन फिर मेरे दिल में एक शक की लहर उठी। वक्त गुजरता गया, मगर सुमित्रा के साथ बाकी बहुओं का व्यवहार और ज़्यादा बुरा हुआ। वे लोग उसे हर रोज़ ताने देती और घर से निकालने की बातें करती। लेकिन इस सब के पीछे एक और खौफनाक मंसूबा था, जिसका अंदाज़ा किसी का नहीं। सुमित्रा के साथ मेरी बाकी बहुओं का मकसद सिर्फ इतना था कि घर, जायदाद और मेरी रिटायरमेंट की रकम पर कब्जा करें। वे जानती थीं कि अगर सुमित्रा यहाँ रही तो उनके मंसूबों में रुकावट होगी। उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर एक साजिश रची। सुमित्रा का पति वो एक हादसा, एक मामूली दुर्घटना नहीं, वो सोच समझकर किया गया षड्यंत्र था, ताकि सुमित्रा मजबूर होकर घर छोड़े। ये एक गहरी साजिश नहीं होने दिया। एक रात जब वे सो रहे थे, पल्लवी और पंकज आपस में बातें कर रहे थे। हमारी पहली साजिश कामयाब हुई, मगर अब हमें सावधानी से काम लेना होगा। अगर सुमित्रा को ज़रा भी शक हुआ तो वो हमारे खिलाफ हो सकती है। हमें उसे किसी तरह घर से निकालना है और उसके बाद पिताजी की सारी जायदाद और रिटायरमेंट की रकम हमारी होगी। पंकज ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन हमें ये सब बहुत सावधानी से करना होगा। मैं इन सब बातों को बर्दाश्त और नज़रअंदाज कर रहा था, मगर सुमित्रा के लिए ये सब अब बर्दाश्त से बाहर था। एक दिन जब मैं घर आया तो सुमित्रा मेरे सामने आई। उसकी आंखों में अजीब थकान थी। पिताजी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मुझे रोज़ ताने मिलते हैं, रोज़ दुख पहुंचाया जाता है। मैंने फैसला किया कि मैं नौकरी करूंगी और अपने बच्चों का पेट खुद पालूंगी, बिना किसी के रहमो करम के। इसलिए आप हमें जाने दीजिए। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे फट गया। मेरे लिए ये सुनना बहुत मुश्किल था। इस घर को छोड़ने की बात करी थी। बेटी, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ये घर तुम्हारा है और हमेशा रहेगा। और अगर तुम नौकरी करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन ये घर छोड़ने की बात मत करो। सुमित्रा ने मेरी बात सुनी, मगर चेहरे पर परेशानी थी। पिताजी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मगर मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं खुश नहीं हूँ। मैं नौकरी करूँगी और अपने बच्चों का ख्याल रखूँगी, लेकिन हमें घर से जाने दीजिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैं जानता था सुमित्रा के लिए ये फैसला कितना मुश्किल था। बेटी, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन याद रखना, ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। तुम जब चाहे वापस आ सकती हो। सुमित्रा ने धन्यवाद कहा और रात भर सोच में डूबी रही। जब सुमित्रा ने नौकरी शुरू की तो मैंने महसूस किया कि वो बाहर की दुनिया में एक नए अंदाज से जीने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने बच्चों के लिए खुद को मजबूत बनाया और उन्हें बेहतर ज़िंदगी देने में जुट गई। एक दिन मैं बाजार जा रहा था तो मैंने सुमित्रा को एक ऑफिस से बाहर देखा। वो बहुत व्यस्त नज़र आ रही थी, मगर अजीब मुस्कुराहट थी। मैं उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसके पास गया। मुझे देखकर मुस्कुराई। मैं लम्हे में सोचा, शायद बाहर दुनिया उसके लिए बेहतर है, शायद आपको नई ज़िंदगी दे सके। मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं। मेरी बाकी बहुएं उसके खिलाफ अब भी साजिशें कर रही थी। मैं जानता था सुमित्रा को खुश नहीं देखना चाहती हैं। मैंने अपने बेटों को बार बार समझाया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ।
वे चाहते थे कि सुमित्रा घर से जाए ताकि वे मेरे रिटायरमेंट के पैसे और जायदाद पर कब्जा करें। लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं सुमित्रा को हारने नहीं दूंगा। ये लड़ाई मैंने अपने दिल में शुरू की। बाहर की दुनिया में भी मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लोग बातें बनाते कुछ मेरे बच्चों के बारे में और कुछ सुमित्रा के बारे में। मैं हर रोज़ इन बातों से गुजरता कि सच्चाई की जीत होगी। मेरी ज़िंदगी के साथ सुमित्रा की ज़िंदगी एक ऐसी दास्तान बन चुकी थी जो रोज़ और भी ज़्यादा पेचीदा होती जा रही थी। जब सुमित्रा ने नौकरी शुरू की तो उसे महसूस हुआ घर से बाहर की दुनिया में भी मुश्किलें कम नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, सुमित्रा को बाहर के माहौल से एक ऐसी हकीकत का पता चला जिसने उसकी ज़िंदगी को हिला कर रखा। सुमित्रा ऑफिस में काम करते हुए अपने साथियों के साथ खाना खा रही थी और उसके कानों में बात पड़ी। एक औरत जो उसके साथ काम करती कुछ साथियों के साथ खा रही थी। उसने उससे उसके पति के हादसे में पूछा। सुमित्रा ने गमगीन लहजे में कहा, मेरे पति का देहांत एक हादसे में हुआ और ये सब बहुत अचानक था। मैं आज तक सच्चाई का सपना नहीं समझ पा रही हूँ। उस औरत ने एक लम्हे की खामोशी ओढ़ी। सुमित्रा, मैंने कुछ लोगों से सुना कि वो हादसा खुद से नहीं हुआ। शायद तुम्हारे पति की मौत के पीछे कोई साजिश थी। ये बात सुन सुमित्रा का दिल धक से रहा। तुम ये क्या कह रही हो? उस औरत ने बात जारी रखी। मैंने खुद तो नहीं देखा मगर कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हारे पति के साथ जो हुआ वो साजिश था। सुमित्रा की जिंदगी की डोर जैसे पल भर में खींच गई। वो सच जानना चाहती थी मगर उसके लिए क्या करना था ये वो नहीं जानती। उसे ये एहसास हुआ कि शायद उसके पति की मौत के पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो पता नहीं चला। ये बात उसके दिल में एक खंजर की तरह घुसी। उसने खुद को मजबूत करने का फैसला किया कि वो इस सच्चाई का सामना करेगी, चाहे उसके लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़े। एक दिन जब वो मेरे साथ बैठी थी, उसने धीरे से कहा, पिताजी, मुझे शक है मेरे पति की मौत कोई हादसा नहीं। मैंने सुमित्रा की बात सुनी मगर मैं जानता था ये बात कितनी तकलीफदेह हो सकती है। बेटी, अगर तुम्हें ये लगता है तो हमें सच जानने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, मगर याद रखना इस रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल हो सकता है। सुमित्रा ने मेरी बात सुन हिम्मत दी और कहा, मैं तैयार हूँ पिताजी। मैं अपने पति के लिए इंसाफ चाहती हूँ और कुछ भी करूँगी। इसके बाद सुमित्रा ने धीरे धीरे सच्चाई की खोज की। वो उन लोगों से मिलना चाहती थी जिन्होंने हादसे के बारे में कुछ सुना। वे अपने काम के दौरान इन बातों को सोचती रही और रात को जागकर इस पर सोच विचार करती। आखिरकार सुमित्रा को कुछ ऐसे सबूत मिले जिन्होंने उसके दिल में यकीन पैदा किया। उसने ये बात मुझे बताई और हम दोनों ने मिलकर उस साजिश को बेनकाब करने का फैसला किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि हम कामयाब होते जा रहे थे। इसलिए मैंने अपने बेटों और बहुओं से कुछ भी छुपाना ठीक नहीं समझा। मैं यही सोच रहा था कि मेरे और सुमित्रा की तरह बाकी घरवाले खुश होंगे। जब मैंने सबको बताया कि वो नवीन के कातिल जल्द हमारे सामने होंगे तो मेरी दोनों बहुओं के चेहरे से रंग उड़ गए। उनके चेहरे सफ़ेद पड़े और वे दोनों अपने हाथों की हथेलियां आपस में रगड़ने लगीं। फिर मेरे दोनों बेटे मुझसे कहने लगे, पिताजी, अब इस मामले को इतना लंबा घसीटने का कोई फ़ायदा नहीं। आप क्यों इस सपने से जूझ रहे हैं? जिसकी जितनी उम्र लिखी है वो उतना ही जीता है। आप इन मामलों से दूर रहें। वैसे भी इस हादसे को गुजरे काफ़ी साल हो चुके हैं। अब आपके हाथ जितने भी सबूत लगें उनसे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि आप इस उम्र में ज़्यादा भाग दौड़ करके इस मामले को बढ़ाएं। भगवान हमारे भाई को स्वर्ग दे।
पंकज ने जब ये बात कही तो मैंने सुमित्रा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। सुमित्रा कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची थी ये बात सिर्फ मैं ही जानता था, क्योंकि सुमित्रा की जिंदगी में उसके हर सुख दुख का साथी सिर्फ मैं था। बाकी घर वाले तो उसे और उसके बच्चों को सिर्फ अपनी जान छुड़ाना चाहते थे। सुमित्रा और मैं सबूत हासिल करने की खोज जारी कर रहे थे। कुछ दिन गुजरे। जब मैं और सुमित्रा कमरे में मामले पर बात कर रही थे तो कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरी बहुएं और बेटे दरवाजे के बाहर थे। पिताजी, आपने दरवाज़ा बंद क्यों किया था? उनके सवाल ने मुझे हैरान किया। मेरा बेटा एक बार फिर मुझ पर शक कर रहा था। मैंने अपने बेटे को जवाब दिया, तुम लोगों को कोई अधिकार नहीं बनता कि तुम लोग मुझसे ये सवाल करो। मेरे बेटों ने मुझसे कहा, पिताजी अब हम आपकी ये हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे उन दोनों पर बहुत गुस्सा आया, पर मैं अपनी सफाई में कुछ पेश नहीं किया। मेरे दोनों बेटे मुझसे कह रहे थे, अगर आप दोनों का आपस में सिर्फ बात ही करनी थी तो आपने कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद किया? उन लोगों के इस तरह के सवाल सुमित्रा की हिम्मत तोड़ रहे थे। मैं अब अपने बेटों को ये बताना चाहता था कि नवीन की मौत के सबूत इकट्ठा हो गए, क्योंकि जब भी मैंने उन्हें ये बताया तब उन्होंने मुझे इस बात से रोकने की कोशिश की, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मेरी दोनों बहुएं सुमित्रा का हाथ पकड़कर उसे कमरे से खींचते हुए बाहर ले आईं और अपने पतियों से कहने लगीं, अब हम एक पल के लिए घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बहुत ही बदकिरदार औरत है, इसे घर से जाना होगा। सुमित्रा की आंखों से गिरने वाला हर आंसू इस बात की गवाही दे रहा था कि सुमित्रा बदकिरदार नहीं। मुझे अपने बेटों और बहुओं की गंदी सोच पर हैरत हो रही थी। मैंने उनसे कहा, हाँ, आज के बाद सुमित्रा इस घर में नहीं रहेगी। तो सुमित्रा ने भी मेरी तरफ हैरानी से देखा। सुमित्रा के साथ साथ मैं भी इस घर से चला जाऊंगा। मेरे बेटे के चेहरों के रंग उड़े। मैंने सुमित्रा के सिर पर हाथ फेरा और बच्चों को उठाया। उसने घर से ज़रूरत का कोई सामान नहीं लिया और यूं ही घर से निकल आई। मुझे पता था मेरे बेटे मेरी कमाई खाते हैं, इसलिए मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह पाएंगे और मुझसे माफ़ी मांगने आ जाएंगे। पिताजी, आप अपने घर को छोड़कर मत जाइए। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरी वजह से आप पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगे। आपकी ज़िंदगी को मैंने बहुत मुश्किल में डाला। आप मुझे जाने दें और ख़ुद वापस चले जाएं। लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ कैसे बच सकता था? सुमित्रा अब मेरा फ़र्ज़ बन चुकी थी, क्योंकि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं। मैं अपनी सारी ज़िंदगी हर जिम्मेदारी निभाता आया, तो फिर इस जिम्मेदारी से कैसे पीछे हटा सकता था? जब सुमित्रा का इस दुनिया में एकमात्र सहारा मैं था, मैंने एक किराए का मकान लिया, जहां पर सुमित्रा और उसके बच्चों के साथ रहने लगा। सुमित और पंकज दोनों मुझसे माफ़ी मांगने आ गए। मैं अच्छी तरह समझा था कि वो लोग माफ़ी मांगने आए थे। उन्हें मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार था। मैं उनका बाप था, लेकिन उन्होंने अपने पतियों के कहने पर मुझ पर गंदे इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने मुझे बुरी तरह जलील किया और ये कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुझे मालूम था उनके पास अब खाने पीने तक को कुछ नहीं बचा था, इसलिए वे मेरे पास लौटे। वे मेरे पैसे को कभी हाथ से जाने नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने एक हफ्ता भी नहीं लगाया और मुझसे माफ़ी मांगने आ गए। उनके साथ वापस नहीं जाऊंगा। पिताजी, आप अपने बेटों के पास लौट जाइए। मैं इस घर में अकेली रह लूँगी, पर मैं सुमित्रा की ये बात नहीं मान सकता। मैंने अपने बेटों को वापस भेज दिया। एक दिन बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं और सुमित्रा घर की ज़रूरत का सामान लेने बाजार जा रहे थे। तभी मुझे वो चौकीदार दिखाई दिया जो नवीन के दफ्तर के बाहर नौकरी करता।
उसने हालचाल पूछने के बाद सुमित्रा को देखकर कहा। सुमित्रा की विधवा हालत देखकर मुझे दुख हुआ। मनोज भाई साहब, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। नवीन को कातिलों की सजा दिलवाने के लिए आपने जरा भी कोशिश नहीं की। वे तो इस शहर के कुख्यात गुंडे थे जो चंद पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे। अगर आप उन्हें थाने ले जाते तो वे फौरन गुनाह कबूल करते। जिसने ये सब करवाया, लेकिन आपने सब कुछ हादसा मानकर चुप्पी साध ली। ये एक हादसा नहीं, मैंने उसकी बात सुन कहा। उस वक्त तुमने चुप क्यों साध ली? अब अगर जरा सी भी कोई सबूत मिल गया और मुझे पता चला कि ये सब किसने करवाया, तो मैं माफ नहीं करूंगा। मैं उसे जरूर सजा दिलवाऊंगा जिसने मेरे बुढ़ापे का सहारा छीना। मुझे अब एहसास हो चुका था कि नवीन की मौत हादसा नहीं, एक साजिश थी। मैंने चौकीदार से पूछा, तुम उस समय वही नौकरी करते थे, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मनोज साहब, मैं तो नवीन साहब की मौत के बाद वो नौकरी छोड़ चुका हूँ। उसके बाद मेरा वहाँ दिल नहीं लगा। ऑफिस के सीसीटीवी कैमरों की कुछ वीडियो हैं उन दोनों की, जब नवीन साहब की मौत हुई थी। अगर आप चाहें तो मैं आपको वो दे सकता हूँ। हाँ जरूर दो, हो सकता है उनमें कुछ सुराग मिल जाए। अगले दिन वो चौकीदार मेरे घर आया और मेरे हाथ में एक पेन ड्राइव दे दी जिसमें सारी रिकॉर्डिंग थी। मैंने वो पेन ड्राइव सुमित्रा के लैपटॉप से चलाई। जैसे ही वीडियो चली, नवीन का चेहरा स्क्रीन पर उभरा। उसे देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरा जवान बेटा, मेरा बहादुर बेटिया, वीडियो में चहल पहल करता हुआ, हंसता मुस्कुराता लोगों से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर मैंने कभी गुस्सा, नाराजगी नहीं देखी। सुमित्रा ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, पिताजी, अब हम नवीन के कातिलों तक जरूर पहुंचेंगे। हमें इंसाफ मिलेगा। हम नवीन के कातिलों की सजा दिलवा कर रहेंगे। मैंने सुमित्रा से कहा, मैं बूढ़ा इंसान हूँ, अगर तुम्हारा साथ ना होता तो मैं जंग नहीं जीत सकता। फिर एक वीडियो में हमें दिखा कि नवीन से कुछ लोग बात कर रहे थे। नवीन के ऑफिस की बिजली कुछ तारों में खराबी आई, जिसे ठीक करने के लिए नवीन ने खुद मिस्त्रियों को बुलाया। नवीन जब छत पर चढ़ा, तभी कुछ और लोग आए और नवीन के बारे में पूछने लगे। हमें नवीन साहब ने बुलाया है बिजली ठीक करने, लेकिन नवीन तो पहले से कुछ लोगों के साथ छत पर जा चुका है। फिर ये कौन थे? किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और छत पर भेज दिया। जैसे ही वे छत पर पहुंचे, कुछ देर बाद चीखते हुए आए। छत पर नवीन साहब की लाश थी। ऑफिस के लोगों ने छानबीन की, जिससे पता चला कि नवीन की मौत बिजली का करंट लगने की वजह से हुई। सबने मान लिया कि ये एक हादसा था। हैरत की बात ये थी, जो लोग पहले नवीन के साथ छत पर गए वे लोग कौन थे, कहाँ गए, ये जानने की कोशिश किसी ने नहीं की, जबकि वीडियो में उन लोगों के चेहरे साफ नजर आ रहे थे। मैंने वो वीडियो जाकर पुलिस के सामने पेश की। पुलिस ने खुद उन गुंडों को पकड़ा, क्योंकि वे शहर के मशहूर गुंडे थे। वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया और बता दिया ये काम उन्होंने पैसों के बदले किया था। जब ये पता चला कि उन्होंने पैसे किसने दिया, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पैसे मेरी दोनों बहुओं ने दिए थे, नवीन को मारने के बदले में। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी बहुएं हमारे साथ इतनी दुश्मनी कर सकती हैं। सुमित और पंकज को सुनाई। उन्होंने अपनी पत्नियों को तलाक देने का फैसला किया। मैंने दोनों बेटों से कहा, अपनी पत्नियों को तलाक दो या ना दो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वैसे भी तुम लोगों से रिश्ता नहीं। मैं अपनी पूरी जायदाद, अपनी रिटायरमेंट की रकम, सब कुछ सुमित्रा और उसके बच्चों के नाम कर रहा हूँ। ये सुनकर मेरे बेटों ने मेरे इस फैसले पर कोई एतराज नहीं किया। पिताजी अब तक अपनी पत्नियों पर हम आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे।
हमारी पत्नियां हमारे सगे भाई की जान ले सकती हैं, जाने अनजाने में सही, लेकिन हम अपनी पत्नियों का साथ देते रहें। अब हम अपनी पत्नियों को उनके किए की सज़ा हर हाल में दिलवाएंगे और अपने भाई को इंसाफ दिलवाएंगे। पिताजी, अब हमें ना तो दौलत चाहिए और ना जायदाद, बस अब आप हमें छोड़कर ना जाएं और हमेशा हमारे साथ रहें। कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। उन्होंने सुमित्रा से भी माफ़ी मांगी। हमारी पत्नियां हमें आपके खिलाफ भड़काती रहीं। हमारे दिलों में दौलत का लालच भरती नहीं, वे हमारे दिलों में पिताजी के प्रति नफरत पैदा कर रही थी। इसी कारण हम पिताजी की बेइज्जती करते और बात नहीं मानते। कृपया हमें माफ़ कीजिए। जब मैंने अपने बेटों को पश्चाताप की आग में जलता देखा तो मैंने उन्हें माफ़ किया, क्योंकि इस समय वे पूरी तरह गलत नहीं थे, वे सिर्फ भड़कावे में आए। अगर उन्हें इस बात का एहसास होता कि उनकी पत्नियां उनके साथ कौन सा खेल खेल रही हैं और कौन सा गुनाह करने जा रही हैं, तो वे इस समय उनके साथ कभी नहीं देते। मुझे अपने बेटों पर यकीन था कि चाहे उनके मन में दौलत का कितना लालच हो, लेकिन वे इतने नहीं गिर सकते कि सगे भाई की जान लें। असली सच्चाई उन्हें नहीं पता थी, इसलिए मैंने अपने बेटों को माफ़ किया। इसके बाद पुलिस मेरी दोनों बहुओं को पकड़ कर ले गई और अदालत ने नवीन के कत्ल के जुर्म में उन्हें सज़ा सुनाई। मैं और सुमित्रा अब बहुत खुश थे, क्योंकि हमें अपने मकसद में कामयाबी मिली और मेरे स्वर्गीय बेटे को इंसाफ मिला। सुमित्रा के चेहरे पर अब हर वक्त एक सुकून नजर आता, जो नवीन के कातिलों को सज़ा दिलवाने के बाद की थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो